प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी स्कूल से छुट्टी पाने के लिए बीमार होने का बहाना किया है? लेकिन सोचिए, अगर वही बहाना सचमुच आपके लिए मुसीबत बन जाए तो? आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जिसे लगा कि बीमार होना मजेदार हो सकता है, लेकिन बाद में उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। तो चलिए जानते हैं नहीं होना बीमार पाठ की मजेदार और शिक्षा देने वाली कहानी को। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल। आज हम कक्षा 7 मल्हार पुस्तक के पाठ 5 नहीं होना बीमार का संपूर्ण अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं और इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। तो देखिए, यह कहानी, इस कहानी में आपको हास्य मिलने वाला है। बालक मन, जिसको बाल मन कहा जाता है, बाल मन की जो साइकोलॉजी है, बाल मन की जो मासूमियत है, उसको समझने का मौका मिलने वाला है और एक बहुत बड़ी शिक्षा भी हमें मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले स्वयं प्रकाश जी के जीवन से थोड़ा सा परिचित हो लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं प्रकाश जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार और लेखकों में गिने जाते हैं। उनका जन्म सन 1947 यानी कि 1947 में उनकी हुआ। उनकी रचनाओं में सामान्य जीवन देखने को मिलता है, बच्चों की भावनाएं और समाज की वास्तविक समस्याओं का सरल एवं रोचक चरित्र चित्रण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, स्वयं प्रकाश जी की भाषा बहुत ही सरल है, सहज है, प्रभावशाली है। वे हास्य और व्यंग के माध्यम से गहरी बातों को बहुत ही आसान और सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते थे। उनकी कहानियां बच्चों, बड़ों, पढ़े लिखों और अनपढ़ों सबको पसंद आती हैं। कक्षा 7 की मल्हार पुस्तक में शामिल पाठ नहीं होना बीमार उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इस कहानी में उन्होंने बाल मन की सोच, शरारत और उससे मिलने वाली सीख को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मोटा मोटी पाठ को समझ लेते हैं ताकि उसके बाद हमें पाठ को पढ़ने में आसानी हो और हमारा मन उसके लिए तैयार हो जाए। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, यह अध्याय एक बच्चे के अनुभवों के माध्यम से यह संदेश देता है कि बीमारी का नाटक करना कभी कभी खुद के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब लेखक अपनी नानी के साथ सुधाकर काका को अस्पताल में देखने के लिए जाता है। वहां का शांत, साफ सुथरा माहौल, आरामदायक बिस्तर और स्वादिष्ट खीर भोजन आदि को देखकर उसके मन में यह इच्छा जागती है कि काश वह भी बीमार होता। कुछ दिनों बाद जब उसे स्कूल नहीं जाने का मन होता है और उसका गृह कार्य यानी होमवर्क भी अधूरा होता है, तो वह बीमार होने का एक नाटक करता है। वह सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार का बहाना बनाता है। शुरुआत में सब उसकी बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि बीमार होना उतना मजेदार भी नहीं है जितना उसने सोचा था। उसे कड़वी दवाइयां और काढ़ा पीना पड़ता है, खाना नहीं मिलता और अकेलेपन व ऊब के कारण उसका मन बहुत ही बेचैन हो उठता है। दिन भर वह अपने दोस्तों, स्कूल और गली की हलचल को याद करता रहता है। जब भूख के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है तो वह घर के अन्य सदस्यों को स्वादिष्ट भोजन करते हुए देखता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अंत में वह इस अनुभव से यह सबक सीखता है कि बीमार होना या बीमारी का झूठा बहाना बनाना, झूठ बोलना मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और इसके बाद वह कभी भी इस तरह की चालाकी नहीं करेगा, इस तरह से झूठ का सहारा नहीं लेगा। अंत में यह कहानी हास्य के माध्यम से जीवन की एक गंभीर बात हमें सिखा करके चली जाती है, कुछ खास जीवन मूल्यों को हमारे जीवन में ऐड करके चली जाती है
और वो जीवन मूल्य है ईमानदारी, जिम्मेदारी और अनुशासन का महत्व। इस पाठ में लेखक ने बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी को बड़े ही सुंदर और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्यारे बच्चों, तो चलिए हम इस पाठ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमने इसको गद्यांशों में विभक्त करने की कोशिश की है। आप पेंसिल लेकर के बैठिए, शब्दार्थों को भी साथ साथ लिखते रहिए। लेखक क्या कहता है? लेखक कहता है कि एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई। सुधाकर काका पड़ोस में रहते थे, वो बीमार थे, तो उनसे मिलने के लिए नानी जी अस्पताल गई और मुझे साथ लेकर के चली गई। तो वो अस्पताल में भर्ती थे। अब अस्पताल जाने का मेरे जीवन का ये पहला अवसर था, पहला मौका था। अवसर माने मौका। आज तक मैं अस्पताल नहीं गया था। अस्पताल का मतलब होता है रोगियों के इलाज करने का स्थान। ठीक है जी। तो और एक बड़े से वार्ड में, वार्ड का मतलब होता है अस्पताल का एक ऐसा बड़ा सा कमरा जहां पर रोगियों को जो है एडमिट करके रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है रख करके। ठीक है। उस वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन में लगे हुए थे, सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। तो ये पूरा का पूरा इस दो पंक्तियों में अस्पताल के वातावरण का उल्लेख कर दिया है लेखक ने। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे और एकदम पास पहुंचने पर ही वो हमें दिखाई दिए। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी, उनके सिर पर हाथ फेरा नानी जी ने और उनके सिरहने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ बाहर झूमते हुए नजर आ रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल था, न धूल मिट्टी थी, न मच्छर मक्खी थी। साफ सफाई बहुत ज्यादा थी, न शोरगुल था। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी सब एकदम शांत मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे महसूस हो रहा था। गुनगुन माने धीमी धीमी आवाज में गुनगुनाहट करना। तो इस प्रकार से लेखक को जो है वहां का जो माहौल है बड़ा ही आकर्षक लगा। तो इस गद्यांश यानी कि यह गद्यांश हमें क्या सिखाता है? यह गद्यांश उस मासूम बालमन की झलक देता है जो बाहरी सुख सुविधाओं को देख करके वास्तविकता की गहराई को नहीं समझ पाया, असलियत को नहीं समझ पाया कि वास्तव में यहां चल क्या रहा है। और उसके मन में एक कल्पना जाग गई कि भाई बीमार होना तो अच्छी बात है, ठीक है, तो हमें भी ये मौका अगर परमात्मा ने कभी दिया तो हम भी इसका जो है यहां पर आनंद उठाएंगे। आगे चलते हैं। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स का मतलब क्या होता है? अस्पताल में रोगियों की जो देखभाल करने वाली परिचारिका होती है, उसको नर्स कहते हैं। नर्स ने नाना जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। अभिवादन माने नमस्कार करना, सम्मान प्रकट करना। ठीक है जी। सिर हिलाया और काका जी को दवा पिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बना करके लाई थी। तो प्यारे बच्चों, ये साबूदाने की खीर आपने भी कभी ना कभी जीवन में जरूर खाई होगी। जब घर में उपवास या व्रत या नवरात्रे का समय होता है तो उस समय जो है साबूदाने की खीर बनती है घर में और बहुत ही अच्छी लगती है। कई बार बीमारी के समय में भी इसको दिया जाता है। नर्स ने पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नाना जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर के खीर खाया, बड़ी आनंद लेकर के खीर को खाया। क्या ठाठ है! ठाठ का मतलब आराम, सुख सुविधा। क्या ठाठ है बीमारी के भी, मैंने सोचा, यानी कि लेखक ने सोचा। तो ठाठ माने आनंद से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो, कुछ काम धाम करना नहीं, न कोई काम को बताएगा, और साबूदाने की खीर खाते रहो, आराम से स्वादिष्ट भोजन आपको वहीं मिलते रहेंगे। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। इस प्रकार से वो बालक सोच रहा है। कुछ रोज बाद मौका मिल गया। जीवन मौका सबको देता है। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं था। क्यों मेरा मन नहीं था स्कूल जाने का? क्योंकि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं था, मेरा गृह कार्य पूरा नहीं था। तो स्कूल जाता तो मुझे सजा मिलती। मैंने ऐसा सोचा और क्या प्लान किया मैंने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई कि बीमार पड़ने के लिए आज का दिन जो है बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही रहेगा। चलो आज बीमार पड़ जाते हैं।
ठीक है जी। तो इस प्रकार से सोच करके बालक ने बीमारी का बहाना ले लिया। तो ये इस गद्यांश में हमें क्या समझ में आया, ये पाठ का अंश हमें सिखाता है कि बच्चों की भोली भाली सोच और उनकी जो कल्पना शक्ति है उसके बारे में ये हमको दर्शाता है, जिसमें वे सच्चाई की गहराई को न समझकर बाहरी जो सुख सुविधाएं हैं उनको देखते हैं, केवल भौतिक दृष्टि होती है उनकी, उसकी जो अंदर की जो सत्य है, अंदर का जो सत्य है, गहराई का जो सत्य है, उससे वो वाकिफ नहीं होते। ठीक है जी। तो इस प्रकार से वो जो है बाहर की ही सुख सुविधाओं को देखते हैं। चलिए भाई, आगे गद्यांश में क्या कहते हैं। तो उन्होंने जो है गहराई में सुख सुविधाओं को तो देख लिया, लेकिन उसके आधार पर उन्होंने एक ऐसा ही बचकाना सा निष्कर्ष निकाल लिया। आगे गद्यांश में संवाद शुरू होता है, और ये जो संवाद है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवाद लेखन में भी जो है ये काम होने आने वाला है। तो आप यहां से संवाद लेखन की विधा को सीख सकते हैं, इस पर ध्यान दे सकते हैं कि जो है संवाद लेखन किस तरह से किया जाता है। किसी भी कहानी में संवाद लेखन उस कहानी का बहुत ही मुख्य पात्र होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है जी। वो उस कहानी के जो पात्र होते हैं वो आपस में जो बातचीत करते हैं उसको संवाद के रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर वो संवाद है, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होकर के दिखाया गया है। क्या हो गया, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। नानी जी ने पूछा था कि क्या हो गया। तो बालक ने बताया कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में भी दर्द है। तो सिर में भी दर्द, पेट में भी दर्द, अब इसलिए दिखाई तो देता नहीं है, और ऊपर से बता दिया कि मुझे बुखार भी है। अब नानी जी वहां से चली गई, और मैं तो रजाई में पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। नींद तो मुझे आई नहीं, क्योंकि नींद का समय नहीं था। तो मैं घर में क्या काम चल रहा है इसका अंदाजा लगाता रहा। अब छोटे मामा नहा कर निकले। अब मैं सोच रहा हूं अंदर ही अंदर, मुझे सब महसूस हो रहा है कि छोटे मामा जी नहा करके बाथरूम से निकले हैं। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़ करके कॉलेज पकड़ने के लिए भागेंगी। ठीक है। अब मन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई, अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। सब अपने अपने तैयार होकर के अपने अपने काम धंधों पर चले गए। ठीक है। कोई कॉलेज चला गया, कोई अपनी ड्यूटी पर चला गया, कोई स्कूल चला गया। पता नहीं कब झपकी सी लग गई। अब पता नहीं, धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। ठीक है जी। हाँ, नींद तो आनी ही थी, पड़े पड़े, और क्या होना था। तभी नाना जी आए। अब नाना जी की एंट्री होती है, देखिए नाना जी आए। क्या हो गया, अरे क्या हो गया, बुखार आ गया। मैंने कराहते हुए कहा, मैंने कहा कि मुझे बुखार आ गया। देखें, नाना जी ने रजाई को हटा करके मेरे माथे को छुआ, पेट देखा, नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। अरे क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले, क्योंकि पता चल जाता है बुखार होता है तो पूरा शरीर जो है गर्मी से तपता है, लेकिन वो तो बहाना था ना, तो बहाने में कहां से शरीर तपेगा। तो नाना जी अनुभवी थे, पता चल गया कि बुखार तो है नहीं। हाँ, पेट दर्द हो सकता है। हाँ, आपको पता नहीं चल रहा है, थर्मामीटर लगा करके देखिए। मैंने कहा कि आपको तो जो है टेम्परेचर का पता ही नहीं चल रहा कि मुझे बुखार हुआ, थर्मामीटर लगा करके देखिए। तो इस प्रकार से उन्होंने नाना जी को कहा। ठीक है जी। चलो जी, देख लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पर चल क्या रहा है इस गद्यांश में बच्चों की उस भोली भाली मगर चतुर सोच का पता चल रहा। बच्चे बड़े चालाक होते हैं। ठीक है ना। हम उनको जो है छोटा बच्चा समझते हैं, लेकिन होते बड़े चालाक हैं वो। ठीक है। तो उससे क्या है, उनकी जो भोली भाली लेकिन बहुत चतुराई भरी सोच है उसके बारे में पता चलता है, जिसमें वे अपने मन की बात मनवाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, उपाय करते हैं। कह रहे कि भाई आप जो है थर्मामीटर लगा करके देख लो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो। लेखक बीमारी का नाटक करके स्कूल से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन घर के बड़ों की समझदारी के आगे उसकी योजना धीरे धीरे जो है खुलती चली जा रही है। उसकी जो झूठ की परतें हैं वो खुलती चली जा रही हैं। बड़े भी तो अनुभवी हैं, नाना नानी भाई बड़े एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है। ठीक है ना जी। उनके सामने कितने तो बहाने चलेंगे, आपके चलने वाले नहीं है। तो मुझे पता था कि घर में कोई नहीं है। थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, क्योंकि नाना नानी को तो थर्मामीटर देखना आता नहीं है। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए ये चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया, थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। अब नाना जी तो
बुजुर्ग आदमी है, बूढ़े आदमी है, आयुर्वेदिक देसी दवाइयों पर विश्वास रखते हैं, एक कड़वी सी पुड़िया बना करके रखी हुई थी, लो भाई खिला दी। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी, जिसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं था। फिर नाना जी बोले, आज इसे खाना मत देना, इसके पेट में दर्द है, तो आज इसको उपवास करवाना पड़ेगा, इसका व्रत करवाना पड़ेगा, इसके पेट को रिलैक्स देना पड़ेगा, आराम देना पड़ेगा, इसको खाना मत देना, आराम करने दो इसको, शाम तक देखेंगे क्या होता है। अब दोनों चले गए। मैं, अरे बाप रे, मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुब गया। अब नींद में गुड़ुब गया माने डूब गया, अचानक गहरी नींद में चला गया मैं। ठीक है, तो नाना नानी वहां से बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल को देखूं। मेरी गली में बड़ी चहल पहल मच रही है, जो है बच्चे खेल रहे हैं, सब मुझे जो है शोरगुल सुनाई दे रहा है ना, तो मेरा भी मन हुआ। अब बच्चे का मन है तो होगा ही बाहर गली में खेलने का। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तो वहां पर पड़ोस में ही कोई होंगे चंदू भाई जिनकी दुकान होगी, तो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, तो वहां पर कोई दुकान होगी तेजराम की, देखते हैं। बच्चे होते हैं ना, बच्चों का मन ऐसा ही होता है। महेश घी सेंटर, तो यहाँ पूरी मार्केट का जो है एक आपको जो है अंदाजा दे रहे हैं। एक पूरी, इसका मतलब ये है कि उनके घर के पास एक पूरा छोटा मोटा एक बाजार था। महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, टेलीफोन की तारों पर कितनी चिड़ियाएं बैठी हैं, लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो, अब मुझे लेटे ही रहना है, बिस्तर पे पड़े ही रहना, मैं नहीं उठ सकता। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें में सोचता रहा, फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी। कितनी देर लेटेगा आदमी, पूरी रात भी लेटा रहा और अब पूरा दिन भी हो गया है लेटे लेटे, तो पीठ दुखने लगी। तो उठ करके मैं बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही मैं फिर से लेट गया। बड़ी चालाकी है, बड़ी चालाकी दिखा रहा है वही बच्चा। तो इस अंश से, यानी इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है भाई, यहाँ क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिला कि बच्चों की जो कल्पनाशीलता है, मासूम चालाकी और झूठ बोलने की परेशानियों को बहुत ही रोचक और यथार्थ तरीके से लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है। अगला गद्यांश हमें क्या सिखाता है? नाना जी आए, बोले, भाई अब कैसा है तेरा सिरदर्द? मैंने कहा ठीक है, फिर भी एक पुड़िया और खिला दे, क्योंकि जब मैंने कहा ठीक है, तो नाना जी को लगा कि शायद मेरे जो दवा है, औषधि है, वो काम कर रही है, तो एक पुड़िया और दे दो। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर की मैं जो है कल्पना कर रहा था कि मिलेगी, मिलने की तो कोई उम्मीद मुझे सुबह से ही दिखाई दे नहीं रही थी, उसकी उम्मीद की पूरी तरह से हत्या हो चुकी थी। अब नाना जी से जाकर कहूं कि मुझे भूख लग रही है, तो वे क्या करेंगी भाई? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले, या नानी जी से पूछने चली जाएंगी, नाना जी से पूछने चली जाएंगी। वो मतलब आप सोच रहा है बच्चा, सारा प्लानिंग सोच रहा है, वो कह रहा है कि भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, अरे तबीयत ढीली है तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, उपवास करना, व्रत करना, इससे सारे विकार निकल जाते हैं, इससे सारी बीमारियां निकल जाती हैं। अरे भाई क्या मुसीबत है, पड़े रहो, कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती, क्या दिक्कत थी? एक टीचर क्या करता, ज्यादा से ज्यादा डांट लगा देते। कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर के नमक मिर्च लगे अमरूद खाते, कटर कटर, और फिर झपकी लग गई, फिर से नींद आ गई, बच्चा है तो फिर से सोचते सोचते नींद आ गई। अंत में वह फिर झपकी में बालक जो है डूब गया। वह ये सब जो है लेखक के पश्चाताप और बाल मन की जो मासूमियत है, बाल मन की जो कल्पनाएं हैं, उनको दर्शाता है। अब उसको पश्चाताप हो रहा है, अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, एहसास हो रहा है कि मैंने गलती कर दी। तो ये जो गद्यांश है, मैं क्या सिखा रहा है? मैं समझ रहा था कि झूठ बोलकर जो हमने राहत मिली है, वो अक्सर तकलीफ का कारण बन जाती है। तो झूठ बोल करके हमें कभी भी राहत नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। ठीक है जी, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे क्या कहते हैं अगले गद्यांश में? अगले गद्यांश में कहते हैं कि देखिए, नाना जी आए। अब नाना जी आए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाना जी आए, ठीक है, और लेकिन भूख के कारण ठीक से मेरी नींद में तो जाने की मेरी कोशिश मैं कर रहा था, लेकिन मुझे नींद आ नहीं रही थी, और आंख जरा लगती भी तो खाने की चीजें मुझे सपने में दिखाई देती, क्योंकि जिस चीज की इच्छा होती, भूख में कहां से नींद आनी थी? ठीक है ना जी?
तो जब जिस दिन हम उपवास कर लेते हैं उस दिन पूरे दिन हम खाने के ही बारे में सोचते रहते हैं, यही हमारी साइकोलॉजी है, यही हमारा मन है। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ियों के बारे में मैं सोच रहा था, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, सब कुछ मुझे जो है सपने में नजर आ रहे थे। बस उससे अलग मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। और सबसे ऊपर तो साबूदाने की खीर, तो साबूदाने की खीर में तो मेरा पूरा मन अटका हुआ था। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। अरे भाई, हम वैसे भी तो बना सकते हैं। जैसे गुंजिया सिर्फ होली और दिवाली पर ही मनाई जाती है, दिवाली पर पंजीरी बनाई जाती है पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है पता नहीं। हम गुंजिया कभी भी बना सकते हैं, पंजीरी हम कभी भी बना करके खा सकते हैं। साबूदाने की खीर जो है यदा कदा बननी चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो लेखक का जो बालमन है वो सारी बातें अपने मन में सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। हे भगवान, अब वो प्रार्थना करे प्रभु से, सोच रहे हैं, परेशान होकर के बच्चा सोचता है, हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई भाई। पूरा दिन कोई कैसे जो है बिस्तर में लेटा रहे, और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है। सोच रहे हैं कि शाम को क्या मैं बाहर खेलने के लिए जा पाऊंगा? अरे सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा हुआ झक मार रहा हूंगा, अकलमंद, और बने रहो बीमार है। ठीक है ना। अब अपने आप को ही डांट रहा है बच्चा कि और तुम अकल लगाओ और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क, और आज जो टीचर ने होमवर्क दिया है उसका भी मुझे पता नहीं है, तो उसकी मैं कॉपी किससे मांगूंगा? मैं किससे होमवर्क मंगाऊंगा? आज का जो मेरा होमवर्क है वो भी पेंडिंग हो गया। मेरा पिछला तो होमवर्क पेंडिंग था ही, आज का और पेंडिंग हो गया, जिससे बचने के लिए मैंने ये पूरा प्रपंच रचा था। तो मैं रुआंसा हो गया। रुआंसा हो जाना मतलब परेशान हो जाना, मतलब रोने को हो जाना, रोने की स्थिति, भावुक हो गया, दुखी हो गया बच्चा। पास के कमरे में होती खटर पटर से मैंने अंदाजा लगाया कि मन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज आ रही है रसोई के अंदर से। शायद सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं। मन्नू एक बार भी मुझे देखने के लिए नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता हुआ देख करके वापस लौट गया होगा। सोचा होगा कि बीमार है तो इसको आराम करने दो, क्यों परेशान किया। ठीक है ना जी। इस प्रकार से तो इस गद्यांश से हमने क्या सीखा? तो यहां से हमें पता चला कि झूठ से उपजी हुई परेशानी अकेलापन, उबाऊपन, भूख और पछतावे को दर्शाता है। यह भी दिखाता है कि जो चीजें पहले आकर्षक लगती थी, अच्छी लगती थी, झूठ बोलकर जब वही हकीकत बनती हैं तो उनमें आनंद नहीं, केवल दुख और उबाऊपन ही शेष रह जाता है। इसलिए हमें झूठ के आधार पर किसी प्रपंच की रचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। इस प्रकार से हमें समझाते हैं। आगे चलते हैं भाई। आगे क्या कहते हैं? वो खाना खा रहे हैं, ऐसा मैंने मतलब सोचा है। इसके सब घर के अंदर क्या चल रहा है पता चल गया कि वो खाना खा रहे हैं। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि चबाने की आवाजें आ रही हैं। कोई खाना खाता है तो चम्मच, कटोरी और चबाने की आवाजें आती हैं, इससे अंदाजा लगा लिया कि हाँ वो खाना खा रहे हैं। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर के नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कौन सी बड़ी चीज मांग लेता उनसे। हाँ, कोई ताजमहल तो मैं मांगने वाला नहीं था। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार माने बीमारी, समस्याएं पेट की जो है वो निकल जाएंगी। अरे विकार निकल जाए बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ, भूख से मर जाओ। हाँ, आज क्या खाना बना होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बच्चा सोच रहा आज क्या खाना बना होगा भाई, अंदाजा लगा रहा है, वो सोच रहा है अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार लगा है और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। वाह क्या स्वाद है। मतलब कल्पना कर रहा है बच्चा। उसके बाल मन में, भूखे मन में भोजन के अतिरिक्त तब कोई बात नहीं आ रही है। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा थोड़ा सा। अरे भाई थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की भी है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक करके खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक करके देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी हरी मिर्च। लेकिन मन्नू आम चूस रहा था। ओहो, जो छोटा बच्चा वो क्या कर रहा था? आम चूस रहा था। इस मौसम में जरूर बंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। अरे कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे है।
जैसे आम कभी जिंदगी में देखे ही रहे हो, भुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान लिया है। सान लेना माने धंसा लेना। मैं जलन से, ईर्ष्या से, गुस्से से, कुढ़न में अपने पांव पटकता हुआ वापस चुपके से आकर के बिस्तर में घुस गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। मेरे सारे विकार निकल गए, मेरे सारी की सारी जो प्लान थे वो धरे के धरे रह गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए भाई मैंने तो कभी जिंदगी में बीमारी का बहाना किया नहीं, मैंने तो जो है गांठ बांध ली। तो अंत में लेखक कहता है कि इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। कोशिश ये रही कि बीमारी में भी स्कूल ही चला जाऊं। लेखक को यह बात से इस पूरे प्रपंच से सबक मिल गया कि झूठ बोलकर बीमारी का नाटक करना केवल भूख, अकेलेपन, उबाऊपन, अपमान और पछतावे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इस गद्यांश को हास्य और व्यंग्य के साथ जो है लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। तो प्यारे बच्चों, यहां पर इस पाठ में हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने सीखा क्या कि लेखक ने जो योजना बनाई थी वो सारी की सारी दरी की दरी रह गई। लेकिन जो लेखक है वो दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े भूखा रहा और उबाऊपन से, उपेक्षा से, पछतावे का उसको अनुभव हुआ और अंत में उसे समझ में आ गया कि झूठ बोलकर बीमारी का नाटक करना बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमें इससे बचना चाहिए। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये जो पाठ है, ये पाठ हमें क्या सिखाता है? ये पाठ हमें बहुत कुछ सिखाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये पाठ हमें सिखाता है कि झूठ बोलकर मिली हुई थोड़ी सी राहत आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह पाठ पसंद आया है, उपयोगी लगा है, इसने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही सरल और शानदार हिंदी के व्याख्यान पाने के लिए आप हमारे वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। प्यारे बच्चों, लिखित नोट्स यानी कि रिटर्न नोट्स, अध्ययन सामग्री जितनी भी है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देने वाला हूं, वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल.blogspot.com, उस पर जरूर विजिट करें। वहां पर इस पाठ से संबंधित भी और आपके पूरे सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी रिटर्न नोट्स हैं वहां उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली शानदार वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।